तो संभव जो पहला क्वेश्चन हम जिसके साथ चालू करते हैं, वो ये है कि तैयारी में कैसी होनी चाहिए तैयारी? प्रीलिम्स और मेंस को अलग-अलग तरीकों से देखा जाए कि प्रीलिम्स प्लस मेंस की एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी बनाई जाए? तो आप क्या मतलब आपको क्या ज़्यादा सही लगता है, इंटीग्रेटेड वर्सेस सेपरेट? ओके। तो मैंने जब फॉलो किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, तो मैंने इंटीग्रेटेड फॉलो किया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंटीग्रेटेड ही है। यू कैन चूज योर ओन मेथड, इंटीग्रेटेड वर्सेस सेपरेट। बट फ्यू बेनिफिट्स जो इंटीग्रेटेड के मुझे लगते हैं ये है कि आजकल प्रीलिम्स काफी कंसेप्चुअल हो चुका है। फैक्चुअल वाला पार्ट कम होकर कंसेप्चुअल ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप इंटीग्रेटेड तैयारी करते हैं तो आप प्रीलिम्स को भी इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर इंटीग्रेटेड तैयारी करते हैं तो आपकी सारी चीजें एक साथ कवर होती रहती है, प्रीलिम्स और मेंस की। और आप एग्जाम से पहले, जैसे जिस भी एग्जामिनेशन होता है आपका, प्रीलिम्स है या मेंस है, उससे पहले आप 3-3 महीने दे सकते हैं सेपरेट के लिए भी। तो एक तरह से एक डुअल स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं आप, कि आप पहले हुँ, इंटीग्रेटेड में जाने अपने फाउंडेशन टाइम पे, और जब आपका एग्जामिनेशन आ रहा है तब आप उसको सेपरेट ले जा सकते हैं। जैसे कि अगर मेरा जैसे प्रीलिम्स था जून में, तो लास्ट के 3 मंथ्स ओनली सेपरेट फॉर प्रीलिम्स। उसमें जो कुछ चीजें स्पेसिफिक प्रीलिम्स के लिए करनी पड़ती है आप उसमें तब कवर कर सकते हैं। जैसे प्रीलिम्स में आपको कुछ चीजें स्पेसिफिकली कवर करनी पड़ती है, जैसे मैपिंग, जितनी भी आपकी हुँ। मैपिंग आती है, मतलब जैसे क्या कहते हैं जो करंट न्यूज मिनरल में डिस होती हैं। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन हाँ। ऑफ रिसोर्सेज भी हो गया, ऐसा कौन-सा हाँ तो मिनरल और कहाँ जैसे, पाए। राइट राइट राइट, और जैसे भी मतलब मेंस में फिर आपको टाइम मिलता है 2.5 से 3 महीना, तब आप जो मेंस की सेपरेट चीजें हैं वो आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि 2.5-3 महीने में आप कुछ भी नया नहीं, सिर्फ रिविजन और आंसर राइटिंग की ही प्रैक्टिस करते हैं। तो जो मैंने फॉलो किया था वो इंटीग्रेटेड प्लस सेपरेट दोनों था। तो ये अच्छा, मेरी स्ट्रैटेजी थी अपने टाइम पे। यानी कि जब चालू कर रहे हैं तब हम इंटीग्रेटेड के साथ चालू करें और एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है हम सेपरेट कर सकते हैं स्ट्रैटेजी। राइट राइट राइट। ओके, तो नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन संभव, दैट इज वो ये है कि व्हेन टू स्टार्ट, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग। ठीक है, कि इसमें एक डाउट ये आता है लोगों को कि पहले पढ़ें फिर लिखें, कि पढ़ते पढ़ते लिखें, कि जो आंसर्स हैं उनको लिखें और उसी से ही जो मॉडल आंसर है उससे पढ़ना चालू कर दें। और इसमें एक तो ये होता है कब चालू करना, और एक डाउट ये भी होता है बहुत सारे लोग आजकल अब घर से ही तैयारी कर रहे हैं, कोरोना का टाइम है, तो हाउ टू हम्म। सेल्फ इवेलुएट वाला भी जो डाउट है, तो इन दोनों पे बताइए कि आंसर राइटिंग कब शुरू करनी, पहले पढ़ने के बाद कि पढ़ते पढ़ते, और सेल्फ इवेलुएट कैसे करना है वैसे। तो ओके, तो आंसर राइटिंग में तो सिंपल है, द सूनर द बेटर। आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हो उतना अच्छा रहेगा। सो देयर इज एन इनर्शिया जो हम सब जानते हैं आंसर राइटिंग में। वी हैव टू ओवरकम दैट इनर्शिया। और जितना जल्दी आप उसको ओवरकम कर लोगे इन दी स्टार्टिंग, आपको स्टार्टिंग के 20-50 आंसर्स में लगेगा कि माय आंसर्स नॉट आर नॉट गुड, मुझे और पढ़ना चाहिए। बट आप जब उसको ओवरकम कर लोगे देन योर आंसर्स विल बिकम बेटर। ऐसा नहीं है कि पढ़ के आपके आंसर अच्छे होंगे, आंसर लिख के आपके आंसर अच्छे होते हैं। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट कर देंगे आंसर राइटिंग उतना अच्छा है। उसके लिए बट एक इशू आता है कि हम आंसर्स लिखें कैसे, वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। तो आजकल टॉपर्स कॉपी बहुत मिलती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जितने भी टॉपर्स हैं उनके आपको मॉडल टेस्ट कॉपीज मिल जाती हैं। बहुत सारी कोचिंग्स प्रोवाइड करती हैं, ऑनलाइन भी काफी रिसोर्सेज हैं, तो आप उससे देख सकते हैं कि टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं। उसके अलावा कोचिंग टेस्ट सीरीज निकालती है, उसके आप मॉडल आंसर्स फॉलो कर सकते हैं। उसमें मॉडल आंसर्स से आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपने आंसर्स में। तो मैं क्या करता था अपने टाइम पे आंसर राइटिंग के लिए, डेली 5 to 10 आंसर्स लिखता था, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग के मॉडल आंसर्स निकाल के। उसमें से मैं अपने क्वेश्चंस पहले खुद आंसर लिखता था, उसके बाद मॉडल आंसर से सेल्फ इवैल्यूएट कर लेता था। उसके बाद जैसे आपने बोला कि सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करें आजकल, तो सबसे अच्छा रहता है कि पीयर ग्रुप बना लें आप, जो आपकी तरह ही लाइक माइंडेड है और जो मोटिवेटेड है आंसर राइटिंग के लिए। 4 to 5 एक क्या कहते हैं, एक पीयर ग्रुप बना सकते हैं, उसमें आप एक दूसरे से वैल्यूट करा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि क्रॉस लर्निंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। अगर आपको सीखना है किसी और के आंसर से, आपको सीखने को मिल जाता है, नए पॉइंट्स मिल जाते हैं, डायग्राम्स, फैक्ट्स और फिगर्स काफी आपको एनरिच हो जाते हैं आपके आंसर्स उससे। तो तो आंसर यानी कि राइटिंग का ऐसा आपका है। आपका कहना ये है कि जैसे जैसे हमारी पढ़ाई हो रही है वैसे वैसे हमें आंसर भी लिखते जाना चाहिए साथ ही साथ, मतलब उस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ऐसे वेट, हाँ, आपको वेट नहीं करना चाहिए कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूंगा सारी एक दिन और उसके बाद मैं एक दिन आंसर लिखूंगा। ऐसा नहीं है, आप पढ़ते रहें, आप आंसर लिखते रहें। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि आपको थोड़ा कंटेंट की जरूरत है। बिल्कुल फ्रेशर को आंसर राइटिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको एक तरह से टाइम वेस्ट ही होगा। आप बिल्कुल फ्रेशर नहीं है, इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1 year एटलीस्ट यूपीएससी, देन यू शुड गो फॉर आंसर राइटिंग। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं सो देन यू शुड कवर अ कंसिडरेबल सिलेबस, अच्छा खासा आप सिलेबस कवर कीजिए, उसके बाद यू कैन स्टार्ट आंसर राइटिंग। और अब जब आंसर नहीं लिख रहे हैं तब आप आंसर मगर पढ़ सकते हैं, तब औरों के आंसर तब पढ़ते रहिए।
ऐसा नहीं है कि आंसर राइटिंग आपको करने से होगी, आंसर राइटिंग आप पढ़ के भी सीख सकते हैं। ये तो काफी अच्छा अगर आप नहीं पॉइंट था लिख रहे, हाँ कि आप जी, नहीं आप भी नहीं लिख लिख रहे रहे हैं हैं तो तो आप आप, दूसरों के आंसर्स पढ़ सकते हैं। So हाँ now जी, हाँ let us जी। move on towards the next question संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द मिसकैलकुलेशन से लेकर है कि आपके हिसाब से मतलब कि जो क्या कौन सी मिस्टेक्स हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो या आपका जो ऑप्शनल था पब, जो हम्म। कैंडिडेट्स जनरली आपके हिसाब से करते हैं द मिस कैलकुलेशन, और जिसके कारण उनको कंसिडरेबल टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कैंडिडेट्स को कौन सी वो गलतियां पता होनी चाहिए प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल को लेकर? देखो, ऐसे कोई लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स तो नहीं होती हैं, सबकी अपनी इंडिविजुअल मिस्टेक्स होती हैं, बट कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि एक टेंडेंसी रहती है न्यू स्टूडेंट्स में कि पूरा मतलब मुझे अच्छे से कवर करना है इस चीज को, इस टॉपिक को मुझे एक्सपर्ट बन जाना है। तो आप किसी भी टॉपिक के एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत कीजिए एग्जाम के लिए, वो आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। और दूसरा, एक टेंडेंसी ये भी रहती है कि एक हम बुक पढ़ रहे हैं तो कवर टू कवर पढ़ेंगे हम, ऐसा भी जरूरत नहीं है। मतलब कोई भी बुक ऐसी नहीं है इंक्लूडिंग एनसीईआरटी जिसको आपको कवर टू कवर पढ़ने की जरूरत हो। तो उसके अलावा और एक टेंडेंसी होती है कि हम आंसर राइटिंग को डिले करते हैं, जिसका मैंने आपको एम्फेसाइज कर दिया था ऑलरेडी पहले कि उसको डिले नहीं करना है, एक ये रहती है। और एक रहता है कि मॉक टेस्ट ना देना, क्योंकि एक रहता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि अभी मेरे को नहीं आता, मेरे मार्क्स कम आएंगे तो मैं भी मॉक टेस्ट नहीं दे रहा, फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। तो आप मॉक टेस्ट अगर अवॉइड कर रहे हैं, नहीं दे रहे किसी भी रीजन से, तो वो भी बहुत बड़ी गलती रहती है। तो ये कुछ ऑप्शनल गलतियां को हैं जो मैंने देखा है। ऑप्शनल को लेकर बताइए। के कुछ गलतियां मतलब जो आप मतलब आपके ऑप्शनल पब में आप शेयर हम्म हम्म करोगे? हम्म। उसमें ये है कि आप ऑप्शनल को जीएस2 भी बना के अपने आंसर्स लिख देते हैं। वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उसमें आपको मार्क्स भी नहीं मिलते हैं। हर साल यही होता है कि पेपर मतलब देखा दिखाया आता है, या फिर मतलब ऐसा आता है कि आंसर्स लिख सकते हैं, आंसर्स लिख के भी आते हैं बट मार्क्स नहीं आते, क्योंकि एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आंसर बनाने के लिए। अगर आप उसमें जैसे पेपर 1 है, मैं पेपर 1 की बात करूं, अगर आप उसमें थिंकर्स डालते हैं तो यूजुअली हम जो थिंकर्स डालते हैं वो बहुत कॉमन थिंकर्स हो चुके हैं और उसमें इनोवेशन नहीं रहा है। तो आप थोड़ा और ज्यादा मेहनत करके आप और थिंकर्स अगर ढूंढ सकें, मतलब मैं आपको बाद में शेयर करूंगा, फिर ऑप्शन का शायद आगे क्वेश्चन आएगा तो हम्म। कैसे करना है। तो मतलब आपको थोड़ा और एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा ऑप्शन में टू मेक इट डिस्टिंग्विश फ्रॉम पेपर 2। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर 2 में जो आप लिख के आ रहे हैं वही आप ऑप्शनल में भी लिख के आ रहे हैं। उसके अलावा ऑप्शनल में ये गलती करते हैं लोग कि पुराने तरीके से अभी भी तैयारी करते आ रहे हैं, फ्रॉम 2013 टू 2017 कुछ ऐसे क्वेश्चंस ऐड हुए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसकी वजह से एक हिडन सिलेबस का कंसेप्ट आया था, बट वो अब नहीं है। फ्रॉम 2018 19 एंड दिस ईयर 2020 आल्सो अब फिर से कन्वेंशनल क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट उसका आपको अनकन्वेंशनल आंसर लिखने हैं। तो अब लोग क्या करते हैं, अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस के लिए ज्यादा पीछे पड़े रहते हैं कि जैसे माइकल फोको होता है एक बहुत मतलब उसका टफ कंसेप्ट है गवर्नमेंटालिटी के, वो अब आजकल नहीं आ रहे, तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। रादर जो आपके कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं उसमें आप अनकन्वेंशनल आंसर्स लिखिए, वैल्यू एडिशन आंसर्स में कीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो ये सब तो करना बेटर रहेगा इसके तो लिए। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो ये है टिप्स एंड ट्रिक्स, व्हाट आर द संभव सम ऑफ द संभव जैन हैक्स टू क्लियर दिस एग्जाम, मतलब जो आपको लगता है कि आपने जो टिप्स एंड ट्रिक्स आजमाई, जो मतलब आपको वो लॉन्ग पाथ नहीं अपनाना पड़ा, कोई एक दो शॉर्टकट अगर आपके हिसाब से कुछ हो, कोई बुक या कोई रिसोर्सेज या कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको लगता है जो स्टूडेंट्स के काम आ सकता है? देखो, इसमें जितना आपका हार्ड वर्क रहता है उतना आपका लक भी रहता है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ हैक होता है जिससे निकलता है एग्जाम। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसा नहीं है, बट हाँ मैं एक हाँ चीज कहना चाहूंगा कि जिस भी स्टेज का एग्जामिनेशन है आप उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको एग्जामिनेशन का फियर निकल जाए। फॉर एग्जांपल अगर प्रीलिम्स है तो आप इतने मॉक पेपर सॉल्व कीजिए, इतने आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, अराउंड 5000 6000 7000 एमसीक्यू सॉल्व करके जाइए कि दैट यू लूज द फियर ऑफ दिस एग्जामिनेशन। और आपको एक तरह से आंसर आइडेंटिफिकेशन का एक पैटर्न दिमाग में एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो और जैसे कि अगर आपका मेंस है तो आप इतना आंसर्स लिख के जाइए सो दैट यू डोंट हैव टू फियर द क्वेश्चन इन द एग्जाम। अदरवाइज हम ब्लैंक हो जाते हैं मेंस में। हम क्या होता है कि वैसे टाइम कम होता है, क्वेश्चन कुछ और होते हैं, लिखे कुछ और आते हैं। तो हम्म। आप इतनी प्रैक्टिस करके जाइए आंसर राइटिंग की कि दैट यू आर एक्चुअली एड्रेसिंग दैट क्वेश्चन। मेरा जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरे साथ यही हुआ था कि आई वाज नॉट एड्रेसिंग द क्वेश्चंस इवन दो आई हैड ऑल द कंटेंट। सो इसलिए मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, बट सेकंड अटेम्प्ट में आई मेड इट द पॉइंट दैट आई एड्रेस द क्वेश्चन वेरी स्पेसिफिकली। तो मैंने हर एक क्वेश्चन को मतलब पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने हर एक क्वेश्चन का पार्ट एड्रेस किया, और मैंने मेक श्योर किया कि जो मेरे पास कंटेंट है मैं उसको क्वेश्चन के हिसाब से मोल्ड करूँ कि वो क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है। तो
वो सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। तो मतलब जो भी आपका स्टेज है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया प्रीलिम्स मेंस, तो आप उसकी इतनी तैयारी करके जाइए तैयारी कर कि लीजिए आपको कि मतलब डर हाँ खत्म हो जाए और मतलब डर वो खत्म हो जाए। हाँ एक रेगुलर हैबिट में आ जाए आपके सीधा सीधा। बस हाँ, राइट राइट राइट। So now let us move on towards the next question. The next question is that कि what to expect in PubEd, मतलब अगर कोई लेमैन है, कोई मैं आज सर्च करता हूँ कि मैं मुझे PubEd लेना है, तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपके हिसाब से उसको, कि क्या होगा उस ऑप्शनल में? पबेड एक्चुअली ऑप्शनल, इट इज अ गुड ऑप्शनल। बहुत छोटा सिलेबस है और बहुत जनरलाइज्ड सिलेबस है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आप जीएस में नहीं पढ़ेंगे। पेपर वन के कुछ थिंकर्स होते हैं जो नए हैं, बाकी सब आपके सेम कंसेप्ट हैं जो आपके जीएस में कहीं ना कहीं कवर होते हैं। जीएस में नहीं तो एथिक्स में कहीं ना कहीं कवर होते ही हैं, गवर्नेंस के जैसे। तो उसमें ये हमारे पास एडवांटेज रहता है कि हमारे पास काफी टाइम बच जाता है जीएस में टाइम देने के लिए। बट साथ ही में एक हमारे लिए एक बर्डन बढ़ जाता है कि हम पबेड के आंसर्स पबेड जैसे लिखें, जैसे मैंने पहले शेयर किया था। उसके लिए एक हम्म सिंपल ट्रिक मैं क्या फॉलो करता था कि मैं पेपर वन में पेपर टू के कंसेप्ट डाल देता था। जैसे कि अगर मैं पेपर वन का कोई क्वेश्चन एड्रेस कर रहा हूँ ऑफ एनी थिंकर, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ थिंकर कॉल्ड एफ डब्ल्यू टेलर, तो मैं इसमें पेपर टू मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के कंसेप्ट ले आऊंगा। जैसे कि मैं बोल दूंगा कि जैसे टेलर टॉक्ड अबाउट ट्रेनिंग ऑफ द पर्सन दैट इज वर्किंग इन दी वर्कशॉप, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन कर्मयोगी निकाला, तो मैं वो डाल दूंगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कंसेप्ट इन पेपर वन। और सिमिलरली पेपर टू में मैं पेपर वन के कंसेप्ट डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसमें डीएम और एसपी दोनों का रोल होता है, तो पेपर वन में कंसेप्ट है यूनिटी ऑफ कमांड विच वाज गिवन बाय हेनरी फ्योल, तो मैं वो उसमें कंसेप्ट लिया दैट देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड। तो ऐसे करके अगर मैं अपना पेपर वन और पेपर टू को मिक्स करके लिखूंगा आंसर्स, तो उनको लगेगा हाँ दैट ही हैज अ डीप नॉलेज, ही कैन बिल्ड लिंकेजेस एंड ही कैन कनेक्ट डिफरेंट थिंग्स। हम्म उसमें फिर आपके काफी अच्छे मार्क्स आते हैं। ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ संभव, वो ये थोड़ा और स्पेसिफिक, वो ये है चूजिंग द ऑप्शनल, मतलब कि जैसे लिस्ट ऑफ ऑप्शनल थी, आप भी क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो मतलब पबैड को क्या मतलब क्या करके, वैसे तो आपने बता दिया था कि सिलेबस काफी छोटा है, बट व्हाट आर द मतलब कौन से पॉइंटर्स थे जो आपको लगा कि हाँ पबैड वैसा करके चूज करते समय? पबेड में ये होता है कि जैसे बाकी आप देखो मतलब पबेड का कोई बैकग्राउंड वाला ऐसे नहीं आता स्टूडेंट जिसका बैकग्राउंड पबेड हुआ है। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिसका बैकग्राउंड पबेड होता है। तो एक तरह से न्यूट्रल प्लेटफॉर्म मिलता है। बाकी सब ऑप्शनल में ऐसे कई जगह मिल जाएगा कि देर विल बी स्टूडेंट्स जिसके बैकग्राउंड से वो आते हैं। सो बट पबेड में ऐसा नहीं था। एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म होता है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू स्कोर इन पबेड। दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड। हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड आपको पबेड में मिलता है। दूसरा ये कि आपका जीएस में काफी ज्यादा ओवरलैपिंग है, जो मेरे लिए काफी कंसिडरेबल फैक्टर्स है, क्योंकि मेरे लिए ये सारा यूपीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं थी, बीइंग फ्रॉम अ नॉन ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड। ये पूरा ह्यूमैनिटीज के ऊपर था, आर्ट साइंस जितना भी था इसमें। तो मुझे चाहिए था कि मैं कम से कम टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ। तो मेरा काफी ओवरलैपिंग था, उससे मेरा ऑप्शन मुश्किल से 1-2 महीने में खत्म हो जाता था और रिविजन तो और भी जल्दी हो जाता था। तो ये रीजन था कि मैंने पबेड चूज किया। बाकी पबेड में थोड़ा स्कोर कम आ रहा है फ्रॉम लास्ट 2 years, बट देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो 300 प्लस भी ला रहे हैं। सो इट मीन्स दैट देर इज स्कोप टू स्कोर एंड इट इज ओनली ऑन योर टैलेंट इफ यू कैन स्कोर सच हाई मार्क्स। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट संभव, वो ये है कि राइटिंग स्किल्स, ओके, तो ये जैसे बहुत सारे वही होता है, इंजीनियर्स है वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले ऑप्शनल्स लेते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही डाउट रहता है कि आपने आंसर राइटिंग स्किल कैसे डेवलप की डिस्पाइट बीइंग अ नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, जो आपने बोला उसके लिए क्या मतलब किस तरीके से? काफी चीज तो आंसर राइटिंग में हम पहले मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा जो मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि आप आंसर्स अपने पॉइंट्स में लिखेंगे, स्मॉल क्रिप्स पॉइंट्स। एक छोटा सा अपने पॉइंट की हेडिंग देंगे, उसके बाद उस हेडिंग को आप एक्सप्लेन करेंगे। अराउंड 6 to 7 पॉइंट्स आप देंगे फॉर अ 10 मार्कर, और 10 to 12 पॉइंट्स देंगे फॉर अ 15 मार्कर। एक तरह से सेट पैटर्न बना सकते हैं आप। मतलब हम जैसे नॉन ह्यूमैनिटेरियन, हम साइंस स्टूडेंट्स का एक हम हर चीज को क्रैक करने का एक ऑब्जेक्ट मतलब कोड बना लेते हैं। ऑब्जेक्टिफाई हाँ करने मतलब का ऑब्जेक्टिफाई कर दो। हाँ उसको मतलब उसका भी एक आंसर राइटिंग की कोडिफिकेशन कर दो। लाइक हाँ, ये क्वेश्चन आएगा तो इंट्रोडक्शन में ये लिख दूंगा मैं, ये उसके बाद लिखना है, मैं ये हाँ पॉइंट्स लिख दूंगा, लिख दूंगा, कंक्लूजन में मैं ये लिख वैसा। दूंगा। स्टैंडर्ड, हम्म। हाँ स्टैंडर्ड कंक्लूजन होते हैं। सो यू कैन कोडिफाई योर आंसर राइटिंग। हाँ, मतलब हाँ, ये मतलब देखा जाए तो ऐसे काफी टफ होता है इनिशियल में, बट आफ्टर प्रैक्टिस ये आपको फिर मतलब समझ आ जाएगा एंड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, मतलब टू हाँ, कोडिफाई मतलब होल आंसर राइटिंग। उनको अलग अलग हिस्सों में बांट देना कि इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना है। वेरी गुड बिल्कुल स्ट्रेटजी। बिल्कुल। कंक्लूजन्स कंक्लूजन्स हाँ, भी आप पहले से प्रिपेयर कर सकते बना हैं, के क्योंकि रखते हो। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स कंक्लूजन में आते हैं।
हाँ, हाँ, या फिर कुछ भी गवर्नमेंट की टैगलाइन है कोई, विवाद से विश्वास, या फिर सबका साथ सबका काफी टैगलाइंस विकास। है, काफी कैची टैगलाइंस यूज करती है गवर्नमेंट, सबका साथ सबका विश्वास। तो ये दीज आर सम स्टैंडर्ड हाँ, कंक्लूजन्स। अगर आप यस। ऐसे प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपका आंसर लिखने में टाइम भी बचता है और कॉन्फिडेंस भी होता है। सो वो ये कि आप तो इसको एक तरीके से ऐसे टैकल कीजिए कि कुछ पैटर्न बना के आप आंसर लिख सकते हैं अपने। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, वो ये कहता है कि ओवरलैप की GS2 और पबैड में, जैसे आप बोल रहे थे, तो कितना ओवरलैप है GS2 और पबैड में खास कर? ओके, ओवरलैप तो काफी कंसिडरेबल पोर्शन है, ऑलमोस्ट पेपर टू आपका कवर हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस उन सबको हटा दो, मैं गवर्नेंस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। ओके। पेपर टू में जो आपका है ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट सभी चीज कवर होती है। इन ऑप्शनल आपको हर चीज पढ़ना होता है। तो जीएस टू में आपका काफी टाइम बचता है। मेरे हमेशा जीएस टू में बहुत ज्यादा मार्क्स आते थे एज कम्पेयर टू अदर जीएस, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ माय ऑप्शनल, बिकॉज मुझे इतनी ज्यादा कमिटीज का नाम पता होता था और मेरे पास इतना हम्म। ज्यादा डेटा होता था कि मैं इसको जीएस टू में डाल के काफी हाई स्कोर कर जाता था। ओके। और एग्जाम उसके अलावा एथिक्स में एक पोर्शन आता है कि एथिक्स इन गवर्नेंस, जिसमें आपको गुड हम्म। गवर्नेंस के सारे कंसेप्ट आते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आता है, कॉर्पोरेट आरटीआई आता है। गवर्नेंस। हाँ कॉर्पोरेट हाँ, गवर्नेंस। दैट पोर्शन इज आल्सो कवर्ड इन दिस ऑप्शन। देयर इज अ होल, ओके। देयर इज अ चैप्टर जिसका नाम ही एथिक्स, एथिकल गवर्नेंस। तो ओके। वहां भी हाँ, आपको हाँ। काफी एज मिलता है। ओके। तो जीएस टू और जीएस फोर में आपको काफी हेल्प मिलता है इस ऑप्शन की वजह से। हाँ, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, वो ये है कि करंट अफेयर्स, मतलब कि हाउ, मतलब जो करंट अफेयर्स रहता है, कि इसके लिए पबैट के लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया जो करंट अफेयर्स रहता है, और उसके अलावा कि इसका करंट अफेयर्स और जो हमारे जनरल स्टडीज का करंट अफेयर्स होता है उनमें कितना डिफरेंस होता है इन दोनों में, तो इस पे थोड़ा सा हाईलाइट। ओके, सो आप अलग से करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं कीजिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अगर, या कोई मैगजीन पढ़ते हैं, तो आप इनिशियल डेज में सिलेबस रख के पढ़िए, जीएस का भी और ऑप्शनल का भी। और जो जो जहां जहां फिट हो रहा है आप उसको एक वाइट पेज ले लो या एक डायरी लेके आप उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि एक टॉपिक होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, आप ले लो म्यूनिसिपल गवर्नेंस। तो जितने भी आपकी स्कीम्स आती है गवर्नमेंट की, जैसे अमृत स्कीम हो गई है, तो आप एक तरह से करंट अफेयर्स को अपने हेड में डाल दो, उसके अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है। बट ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है, हर चीज काम नहीं आती है। कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो सिलेबस से मतलब जो उसमें लिखी होती हैं, आप वही इसमें प्रिपेयर कीजिए करंट अफेयर्स के लिए। बाकी न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ते हुए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके आंसर्स में क्या क्या फिट बैठ सकता है। ओके, यानी डेटा हो सिलेबस, गया फिर। सिलेबस को साइड में रखते हुए ही मैगजीन्स को पढ़ा जाए, वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके। राइट राइट। तो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, समझो दैट इज कि कुछ लोग बोलते हैं कि पबैट का सिलेबस थोड़ा उन्हें बड़ा लगता है, आपने तो पहले ही बोल दिया है कि छोटा है। तो अब इसमें सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि इस सिलेबस, इस जो ऑप्शनल है, इसमें जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आते हैं खास करके कभी कभी, उनको कैसे टैकल किया जाए, मतलब कि करंट अफेयर्स से आया या एडमिनिस्ट्रेशन से आया तो लिख लेते हैं, पर जो खास करके फिलोसॉफिकल होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, आप कैसे टैकल करते थे उसको? देखिए, फिलोसफिकल क्वेश्चंस में टैकल करना थोड़ा मुश्किल ही होता है, बट इसके ऑप्शन काफी ऑप्शंस भी आते हैं। तो आप हम्म। कोशिश कर सकते हैं कि आपको मतलब फिलोसफिकल ना लिखना पड़े, क्योंकि यूजुअली कंटेंट कम होता है हमारे पास। बट अगर लिखना भी हम्म। पड़ रहा है तो उसमें ऐसी कुछ टर्म्स मिलती है क्वेश्चन में जिसके बारे में आपको कुछ ना कुछ तो पता होता ही है। मान हम्म। लो अगर आपको पूरा फिलोसफिकल क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, या फिर उसको उसको फिर ब्रेक कर लीजिए और उसमें ऐसी कुछ टर्म्स निकाल दीजिए जिसके बारे में आपको पता होता है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ किसी चीज का, जैसे कि फिलोसफिकल क्वेश्चन आता है आपका पेपर टू में अबाउट कॉटिलियन एडमिनिस्ट्रेशन। हम्म। तो उसमें अगर आपको मतलब उसमें आपको मतलब पूरा क्वेश्चन आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं फिलोसफिकल का, तो आप उसमें कोई कोई पार्ट निकाल सकते हैं। जैसे कॉटिलिया का एक कंसेप्ट था सप्तांग का, तो आप उसमें सप्तांग लिख सकते हैं। मतलब कुछ कुछ आप उसमें लिख सकते हैं अपने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अच्छा, कंटेंट से, कि कुछ जो कुछ क्वेश्चन एड्रेस हो जाए। जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स हैं और जो आपको कीवर्ड्स आते हैं उनसे मिला के एक राइट। आंसर आप बना सकते हैं, जितना आप बना सकते हैं उस तरीके से। हाँ ओके, सो राइट दिस राइट, और जहाँ अगेन हाँ राइट। so this again a very good strategy. So moving towards next question, संभव वो ये है कि अप्रोच एक हमेशा नए कैंडिडेट्स को रहती है कि भाई क्या किया जाए, कि स्टैंडर्ड बुक्स देखें कि डायरेक्ट जो कोचिंग मटेरियल है और टॉपर्स के नोट्स हैं वो देखें, पहला तो, और दूसरा क्या कोचिंग सही में नेसेसरी है, ये दोनों क्वेश्चन। अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक वर्सेस कोचिंग एंड टॉपर्स नोट्स, एंड इज कोचिंग रियली नेसेसरी फॉर दिस ऑप्शनल?
आई थिंक स्टैंडर्ड बुक्स, कोचिंग और जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है, आप खुद एक बार पढ़ के देख लो, स्किम ग्लांस करके देख लो, आपको लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स ही आपको पढ़ना है। जैसे मैं तो Okay. मतलब ऑलमोस्ट हर चीज ही करता था। अगर मैं जैसे ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ तो मैं स्टैंडर्ड बुक से मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है। बट अगर मैं बात करूँ एसए की तो मैंने टॉपर्स नोट से ऐसे पढ़े हैं। तो मैंने मतलब द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग लेके करा है मैंने, मतलब द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, किसी भी चीज का बुक हो या चाहे हम्म। कोचिंग का मटेरियल हो। ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्ट करो सिर्फ स्टैंडर्ड बुक से। अगर स्टैंडर्ड बुक अच्छी है, जैसे मॉडर्न इंडिया की स्टैंडर्ड बुक अच्छी है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। सो गो फॉर दैट ओनली। हाँ, तो गो फॉर दैट ओनली। और अगर जहाँ पे कोचिंग मटेरियल अच्छा है या फिर जहाँ पे टॉपर्स नोट अच्छे हैं तो वहाँ पे वो लीजिए। वो आपको एक बार खुद पढ़ के पता लगेगा, उसमें ऐसा कुछ पॉबैट सेट पैटर्न नहीं होता। पॉबैट के लिए क्वेश्चन ये है कि इज कोचिंग रियली नेसेसरी स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? हाँ तो देखो, ऐसा है कि कोचिंग इट हेल्प्स, डू इट डू हेल्प्स, ऐसा है। बट अगर आप ऐसा कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपके मार्क्स नहीं आएंगे। बट अगर आप कोचिंग लेते हैं तो ठीक है, आपको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसी चीजें होती हैं और ऐसी लिंकेजेस होती हैं कि हमें कोचिंग में सीखने को मिल जाती है। बिकॉज इनिशियली हमें डेवलप करने में टाइम लगता है, बट ओके। कोचिंग वाले सिंस दे आर इनटू दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट मेनी डिकेड्स, तो वो आपको लिंकेजेस आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देते हैं और आंसर राइटिंग में हेल्प कर देते हैं। बट अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो आजकल इतने ज्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, बुक्स हैं, यू कैन फॉलो दैट। बट मैंने कोचिंग लिया था तो आई वुड से कि आप कोचिंग लेंगे तो ठीक ही रहता है। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा लाइट है, नेशनल पुलिस एकेडमी के बारे में। तो वो यही है कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है, क्या क्या सिखाया गया ट्रेनिंग में? एंड वी हैव हर्ड कि आपके लगभग 10 किलोग्राम वेट कम हुआ है ट्रेनिंग में। तो क्या रहता है एक इनसाइट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि कैसी रहती है ट्रेनिंग? सो एनपीए, जैसे आपको पता है, इट इज द प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर पुलिस इन एशिया। एंड आईपीएस की ट्रेनिंग इज वेरी रिवॉर्डिंग इन एवरी सेंस, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली। यू गेन अ लॉट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग और अ लॉट ऑफ न्यू स्किल्स। आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे, काफी नई स्किल्स, शूटिंग स्किल्स, उसके बाद स्विमिंग स्किल्स, हॉर्स राइडिंग स्किल्स। एंड आपका फिजिकल फिटनेस काफी इंप्रूव होता है, वेट लॉस होता है जैसे आपने बोला। तो इट इज एक्चुअली कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग। तो बहुत ही अच्छा है ट्रेनिंग का, हमारे यहाँ पे कंसेप्ट जो चलता है आईपीएस का। तो मतलब एक जो नई चीज आपको सबसे अच्छी लगी जो एकेडमी में आपने कुछ नया सीखा, वो मतलब कि, और जो आपको मतलब नया तो काफी कुछ सीखा होगा, पर द वन थिंग मतलब जो आप बताना चाहते एक काफी अच्छा कंसेप्ट हमारे डायरेक्टर सर ने हमको सिखाया था रिगार्डिंग द ग्रेटिट्यूड जर्नल। तो वो कंसेप्ट मुझे काफी अच्छा लगा, सिंस पुलिसिंग इज अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, एज यू ऑल नो। तो हैं? ही सेड दैट यू शुड मेंटेन अ ग्रेटिट्यूड जर्नल, यू शुड राइट फ्यू थिंग्स which happened in the day for which you're grateful। इसका मतलब जैसे कि आपके साथ कुछ अच्छा होता है या कोई आपकी हेल्प करता है, आप किसी के लिए थैंकफुल हैं, सो यू मेंशन इट इन अ डायरी एट द एंड ऑफ द डे। सो इट विल हेल्प यू रिमेन पॉजिटिव, और ये आपको मोटिवेट करेगा कि आप भी औरों के लिए अच्छा करें। So this concept of gratitude journal, I think, is one of the best thing that I've learned in this academy. तो अ वेरी थैंक यू संभव, वी विश यू अ वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। और क्योंकि इनकी जर्नी अभी भी जारी है, तो वी विश कि हमें फ्यूचर में आईएएस संभव जैन का भी इंटरव्यू एक बार मिले करने को। तो अ वेरी वेरी थैंक यू संभव, एंड थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। चलिए, thank you so much, Ashwat. Okay.